Hello everyone. जैसा बेटा मैंने कल लाइव आके आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज लाइव आके SA 260, 265 एंड SA 299 पर फाइनल लेवल पर जो क्वेश्चंस आए बच्चे की कमांड जनरली स्टैंडर्ड पे मैं देखता हूं कि बहुत वीक होती है। और अभी कल जो रिजल्ट आया था उसकी अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चों को रोकने वाला जो पेपर था वो ऑडिट का था। ये कुछ मजाक डरा नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूं तो SCMPE वहां पर बच्चों का बैंड बजाया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप की बात कर ले तो ऑडिट और सेकंड ग्रुप की बात कर ले तो SCMPE, ये दो पेपर ऐसे हैं जो आपका बेटा ग्रुप रोक देते हैं, आपके सपनों में एक बैरियर का काम कर जाते हैं। और ऑडिट में बच्चा क्यों जनरली फेल हो जाता है, क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, इन बातों को लेकर मैं पिछले 2-3 वीडियो सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूं। वहां पर कल भी डिस्कस किया था, उससे 4-5 वीडियो पहले भी अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक पर डिटेल चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। उस चीज को मैं आज टच नहीं करूंगा। ठीक है, आज बिल्कुल फ्रेश माइंड से हम ऐसे 260 और 265 और ऐसे 299 पर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बने होंगे उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जनरली ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो सीए इंटर लेवल की बात कर लो तो वहां पर क्वेश्चन इनके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं। आपके भी लेवल पर दैट इज सीए फाइनल लेवल पर 260 पर और SA 265 पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बने, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछे गए थे। हाँ, ऐसे 299 जहां पर हम बात करते हैं ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उस जगह पर हम देखते हैं कि हाँ कुछ एक आधा बार क्वेश्चंस वहां पर इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी पूछे गए हैं। फाइनल लेवल के लिए ये स्टैंडर्ड्स एग्जाम के लिए इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए। 260 एंड 265 पे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, 299 पे हमें थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट उन क्वेश्चन की अगर मैं लेवल की बात करूं तो फाइनल लेवल के क्वेश्चन नहीं है बेटा, वो आपके इंटर लेवल तक के क्वेश्चन हैं कि ज्वाइंट ऑडिट में ज्वाइंट ऑडिटर्स की ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर ज्वाइंटली एंड सेवरली बन जाती है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। चलिए तो 260 की बात करते हैं पहले। 260 में डिस्कस तो नहीं करूंगा आपसे, सीधे मैं क्वेश्चन की बात करूंगा। हेलो सर, हेलो चानी जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ज्योति जी, कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बिल्कुल भले चंगे हैं, आपके सेशन का वेट कर रहे थे। आपने स्टार्ट तो किया था इसको बट बीच में कुछ डिसकंटिन्यू भी कर दिया था। तो मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बीच में खराब हुई थी, 2 बार मैं फीवर की चपेट में आया हूं। दैट इज वाई घर वाले आप केवल हाफ शर्ट पे या टी शर्ट को पहनने अलाउ ही नहीं करते, बोले भाई थोड़ी सी स्वेट शर्ट डाल लो और अपने सेहत का पूरा ध्यान रखो। तो वायरल बहुत फैल रहा है इंडिया के अंदर, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। तो अगर आप वहां से आप बिलोंग करते हो तो प्लीज अपनी सेहत का बहुत अच्छा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं SA 260 पर बच्चे सबसे पहले आपसे बात करता हूं। द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट audit matters of governance is interest arising from the audit of financial statement with those charged with governance of the entity. Briefly state the matters to be included in such communication. देख रहे हो बेटा, नवंबर 2006 में 8 नंबर का लगा था। सर आज के टाइम पर क्या जो सिनेरियो है आज के एग्जाम का पैटर्न का, क्या वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन आज के टाइम पर पूछा जा सकता है? तो अगर मैं अपने दिल से जवाब दूं तो आज के सिनेरियो को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी देखो सिलेबस में तो है, आने को कुछ भी आ सकता है। और अगर ये लगा क्वेश्चन तो भूल जाओ 8 नंबर का लगेगा, भूल जाइए। अगर लगा तो हद से हद ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए, कौन कौन से मैटर्स हैं जो मुझे ऑडिट करते हुए गवर्नेंस इंटरेस्ट के कम्युनिकेट करने होते हैं दोस्त चार विद गवर्नेंस को? तो यहां पर SA 260 कहता है कि दोस्त चार विद गवर्नेंस को आप ऑडिट से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियां बताइए, उन्हें यह क्लियर कहिए कि मेरे ऑडिट कर देने से मैनेजमेंट एंड दोस्त चार विद गवर्नेंस अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच जाते। उसके बाद ऑडिट का जो प्लान स्कोप है, टाइमिंग है, वो उन्हें आप कम्युनिकेट करिए। बेसिकली आप उन्हें वहां पर केवल अपने प्लानिंग का एक ओवरव्यू आप उनको प्रोवाइड करवाते हो। फिर ऑडिट की जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो क्वालिटी एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर आपके क्या व्यूज निकल के आ रहे हैं, उन्हें आप कम्युनिकेट करते हो। ऑडिट करते हुए जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आप फेस करते हो वो आप कम्युनिकेट कर देते हो। तो ऐसी कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती हैं ऑडिट की जो आप कम्युनिकेट करते हो टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस।
और बिल्कुल फाइनली आप दोस्त चार विद गवर्नेंस को एक स्टेटमेंट इन राइटिंग कम्युनिकेट करते हो इंडिपेंडेंसी के रिगार्डिंग। ये कहते हुए ये केवल लिस्टेड कंपनी की कंप्लायंस है, यानी कि अगर आप एक ऐसी एंटिटी में ऑडिट कर रहे हो जो लिस्टेड एंटिटी नहीं है, वहां पर इस मैटर को कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट लिस्टेड एंटिटी में अगर आप ऑडिट कर रहे हो तब उस केस में दोस्त चार विद गवर्नेंस को आपको रिटन में एक स्टेटमेंट कम्युनिकेट करना होता है, ये कहते हुए कि आपने और आपकी एंगेजमेंट टीम ने जो इंडिपेंडेंसी की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी तरीके से डिस्चार्ज किया है। यानी कि मेरी फर्म, मैं, मेरी एंगेजमेंट टीम इस ऑडिट में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थी। तो ये कुछ मैटर्स हैं जो आपको कम्युनिकेट करने होते हैं दोस्त चार विद गवर्नेंस को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम पर मेरे लिए देखा जाए तो ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर वही वाली बात, ये आईसीआई है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। State the significant difficulties encountered during the audit with the reference of SA 260। अगर आप में से कुछ बच्चे रिप्लाई कर सकते हो तो प्लीज रिप्लाई कर दो कि 260 में जो हमारा तीसरा मैटर था, मैंने पहले कहा कि आप कम्युनिकेट करते हो अपनी जिम्मेदारियां, दूसरा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग आप कम्युनिकेट करते हो ओवरव्यू देने के पर्पस के लिए, तीसरा पॉइंट ऑडिट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आप वहां पर कम्युनिकेट करते हो। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में एक पॉइंट है कि ऑडिट करते हुए ऑडिटर अगर आप सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस करते हो तो वो आप कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार विद गवर्नेंस को। तो बात यह आई कि वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कौन कौन सी हैं, टोटल कितनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हैं जो SA 260 में आपको बताई गई हैं। क्या कोई बच्चा मुझे यहां पर रिप्लाई कर सकता है? गुड इवनिंग सर। सर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं क्या ड्यू टू थर्ड वेव? देखो ऐसे नालायक बच्चे जरूर आएंगे भाई, हो या ना हो। देखो अब मैं कहूंगा कि नहीं हो सकते तो आप कहेंगे कि नहीं सर आप एंटी स्टूडेंट्स हो। ये ठप्पा बहुत जल्दी लग जाता है कि अगर मैं आईसीआई के फेवर में जाके बात करूंगा और मैं कहूंगा कि नहीं एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होंगे, ये टाइम पर होंगे, तो बच्चे पर्सनली मैसेज कर देते हैं सर आप नहीं चाहते कि मतलब कि बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे, हेल्थ सेफ रहे। तो देखो मैं इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। मैं ये बिल्कुल मानते हुए बैठा हूं कि जैसे आज के टाइम पर हालात हैं, थर्ड वेव का तो अभी कुछ अता पता है ही नहीं। देखो कुछ एक आधा स्टेट में, केरला में, महाराष्ट्र में शायद थोड़े बहुत मामले हैं, लेकिन बाकी के स्टेट में सब कुछ कंट्रोल में मुझे ऐसा लगता है कि चल रहा है। वैसे मैंने काफी टाइम से कोविड का अपडेट देखा भी नहीं है कि आज के टाइम पे केस कितने आ रहे हैं, ये सब देखना ही बंद कर दिया। तो आज के टाइम के हालात को देखते हुए जो कि इतना ज्यादा पैनिकफुल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो पेपर पोस्टपोन होने के चांस मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा नहीं है। फिर भी देख लो आईसीआई है, आपके भले के लिए जो भी सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी। सर इस बार तो पता नहीं कि पेपर कहां से बनाया था इन्होंने। हाँ बेटा पेपर थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, बट ऐसा भी नहीं था कि आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाओ। जब भी कोई पेपर सेट होता है तो वो इस अप्रोच पे सेट होता है कि जिस बच्चे ने अगर एवरेज पढ़ा होगा वो पेपर को एवरेज अटेम्प्ट बिल्कुल कर जाएगा, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसके लिए तो बेकार है। बट लेकिन जिसने एक्सपर्ट लेवल के साथ तैयारी करी होगी वो पूरा पेपर इजीली हैंडल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। पेपर आपको घुमा के कब लगता है कि पेपर घुमा के आ गया? जब चीजें आपने रट रखी होती हैं। देखो बात शायद थोड़ी सी बुरी लगे, पिंच कर जाए, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। मैं बिल्कुल एक फैक्ट बता रहा हूं कि जब आप चीजों को रट लेते हो और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया तो फिर उस केस में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाते। हाँ कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने रटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है तो क्वेश्चन कितना ही घुमा के क्यों ना पूछ ले, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल जज कर पाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में बेसिकली मुझसे क्या पूछा जा रहा है, और उसको आप इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। सर आपने बहुत गैप कर दिया सर इन क्लासेस में, इट इज रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक डेली इफ पॉसिबल। बिल्कुल शिवम पांडे जी, ये हालात ही मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैंने फिर कहा कि 2 बार फीवर की चपेट में आया था, 102 103 तक मेरा फीवर जा रहा था, बड़ी मुश्किल में कंट्रोल हुआ। तो कुछ हालात थे जिसकी वजह से मैं शुरू में मैंने स्टार्ट किया था, और पहले मैं ऐसे 210 220 230 240 250 तक कवर कर चुका था। बट अब ऐसा हालात अगर सही रहे मैं बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा, डेली मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, डेली मैं आपके साथ लाइव आऊंगा। सर इंटर 23 से 52 ड्यू टू फेस क्लासेस, फाइनल भी आपके भरोसे है। डोंट वरी ज्योति जी, आप बिल्कुल डेफिनेटली फाइनल में अच्छा स्कोर करके जाएंगे। बस जो थोड़ी बहुत मैं गाइडेंस देता हूं आप सब बच्चों को उसको प्लीज फॉलो कर लिया कीजिए। तो मैंने कहा कि इस पेपर को टाइम देना शुरू कर दो। ये नाइंसाफी बहुत ज्यादा हो गई इस पेपर के साथ कि इस पेपर को टाइम नहीं देते, और दूसरा इस पेपर को पढ़ने की जो अप्रोच है उसको आप चेंज करिए। तो थोड़ा बहुत इस पेपर को टाइम दीजिए और पढ़ने की अप्रोच चेंज करिए, डेफिनेटली ऑडिट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
हाँ, चांदनी ने रिप्लाई करा कि सर टोटल 6 डिफिकल्टी हैं। बोले कि सर अब आप इधर उधर की बातें मत करिए, जल्दी से बताइए कि 6 डिफिकल्टी वो कौन कौन सी हैं। तो अगर ऑडिट करते हुए मैनेजमेंट मुझे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज्यादा डिले करता है, तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिलने में डिले हो रहा है, मैनेजमेंट अगर मेरे काम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन इंपोज करता है, बहुत कम टाइम दिया जा रहा है मुझे अपने एंगेजमेंट को टाइमली मैनर में कंप्लीट करने के लिए, मुझे अपनी ओर से एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने में। और एक पॉइंट होता है गोइंग कंसर्न का, कि जहां पर मैनेजमेंट ने अपने गोइंग कंसर्न को असेस करने में जो पीरियड कवर किया था वो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने से कम का था। मैंने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज इस टाइम को आप एक्सटेंड करिए और कम से कम बैलेंस शीट डेट से 12 महीने का टाइम कवर करिए। लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी असमर्थता अनविलिंगनेस दिखा दी कि बोले नहीं सर, हम गोइंग कंसर्न को जो असेस करने का टाइम है वो आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उस केस में मैं ये वाली बात दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देता हूं। टोटल 6 मैटर बताए गए हैं कि ऐसी कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आप फेस करते हो ऑडिट करने के दौरान, तो आपको ये सारी डिफिकल्टीज दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देनी चाहिए, कर देनी होगी बल्कि। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट फैक्टर्स गवर्निंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर विद दोस्त चार विद गवर्नेंस। पहले दो क्वेश्चन तो चलो मैं कह रहा हूं कि आपको पढ़ते समझ में आ गए। पहले क्वेश्चन में पूछा कौन कौन से मैटर्स आपको कम्युनिकेट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ लिया कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है जो ऑडिट के दौरान अगर आप फेस करते हो आपको कम्युनिकेट करनी होती है दोस्त चार विद गवर्नेंस को। कोई बच्चा अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब बता सकता है तो प्लीज बता दे। कोई भी बच्चा मुझे अगर क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझा सकता है तो प्लीज बता दे। राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स गवर्निंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। कोई बच्चा अगर मुझे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझा दे कि यार इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो प्लीज टेल मी। देखता हूं कि आप कितने पानी में हैं या पानी में हैं भी या नहीं है, कहीं सूखा तो नहीं पड़ा हुआ। बिल्कुल सर मजाक मत करो, बिल्कुल बहुत सीरियस है हम। ठीक है बेटा मैं भी सीरियस हूं, तो प्लीज बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट क्या है। चांदनी जी का रिप्लाई आया मेरे पास यहां पर, ये कहते हुए सर कम्युनिकेशन को जो तरीका होगा वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन का तरीका कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा और इंप्रूव करो बच्चे। कोई और बच्चा अगर रिप्लाई कर सकता है तो प्लीज, कोई और बच्चा अगर रिप्लाई कर सकता है तो प्लीज रिप्लाई करिए। कम्युनिकेशन का तरीका, कम्युनिकेशन का जो तरीका होगा वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। नहीं बेटा, कम्युनिकेशन का तरीका आपने ऑलरेडी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के टाइम पर, कम्युनिकेट करने का तरीका आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने के टाइम पर एंगेजमेंट लेटर के जरिए, एंगेजमेंट लेटर के जरिए आपने दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ या मैनेजमेंट के साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश कर लिया था। एंगेजमेंट लेटर के अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो उसमें यह भी होता है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस फॉर्म में आप कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आपने जब SA 210 के अंदर आपने एंगेजमेंट लेटर में जब आपने फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस कर लिया था दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ, तो आपने कहा था कि सर ये इन राइटिंग होगा, इन राइटिंग होगा, या फिर एक तो होता है इन राइटिंग है यानी राइटिंग और ओरल, एक है डिटेल और समराइज, और एक होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। These are some form of communication with the those charged with governance. Communication may be in writing or in oral, या structured और unstructured, या डिटेल और समराइज, ये कुछ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपने जब SA 210 में एंगेजमेंट लेटर के जरिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करा, तो फिर वहां पर आपने ये डिस्कस कर लिया था सर हम आपको इन राइटिंग बताएंगे, डिटेल बताएंगे और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक फॉर्मल तरीके से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने डिस्कस कर लिया पहले कि सर मैं आपको इन राइटिंग बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा और एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक फॉर्मल तरीके से आपको बताऊंगा,
लेकिन फिर भी अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? सोचिए कि आप दोस्त चार विद गवर्नेंस हैं और मैं हूं ऑडिटर। मैंने आपको एक मैटर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको कम्युनिकेट कर दिया, बहुत डिटेल में, इन राइटिंग, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मैंने कम्युनिकेट किया। अब ऑडिट का एंड होता है और ऑडिट के एंड होने पर मैंने यह डिटरमाइन किया कि जो मैटर मैंने पहले आपको कम्युनिकेट किया था उस मैटर को मैं ऑडिट रिपोर्ट में एस की ऑडिट मैटर लेके आऊंगा। और एसए 701 ये कहता है कि जिस मैटर को आपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड किया है कि मैं उसको रिपोर्ट करूंगा एज की ऑडिट मैटर, वो मैटर आपको दोस्त चार विद गवर्नेंस को पहले कम्युनिकेट करना होगा। लेकिन की ऑडिट मैटर्स होते कौन से हैं? की ऑडिट मैटर उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपने ऑलरेडी ऑडिट के दौरान दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर रखे थे। सपोज कि मैंने आपको ऑडिट के दौरान टोटल 20 या 25 मैटर कम्युनिकेट किए थे, इन राइटिंग किए थे, डिटेल किए थे, स्ट्रक्चर्ड वे में किए थे। और जब ऑडिट का एंड हो रहा है तो उन्हीं में से सपोज 3 मैटर मैंने डिटरमाइन कर लिए एस की ऑडिट मैटर। अब उन्हीं में से जो ऑलरेडी आपको मैं कम्युनिकेट कर चुका था, उन्हीं में से 3 मैटर की ऑडिट मैटर बनाए गए हैं जिनको मैं ऑडिट रिपोर्ट में लेके आऊंगा। लेकिन 701 ये कहता है किसी भी मैटर को एस की ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करने से पहले आपको ये वाली बात किसे बतानी है? दोस्त चार विद गवर्नेंस को बतानी है। तो अब मैं जो आपके साथ इन की ऑडिट मैटर को लेकर कम्युनिकेशन करूंगा, क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में या डिटेल वे में होने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बता दिया था। तो मैं केवल अब इतना कह सकता हूं कि सर जो मैटर मैंने आपको उस तारीख को बताया था उस मैटर को मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एस की ऑडिट मैटर लेके आ रहा हूं। उस मैटर का डिटेल डिस्क्रिप्शन अब आपको दोबारा कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इन डिटेल आपने ऑलरेडी इन राइटिंग आपने स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट कर रखा था दोस्त चार विद गवर्नेंस को। तो बताइए क्या यहां पर आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट हुआ नहीं हुआ? कहने को तो आपको इन राइटिंग इन डिटेल बताना चाहिए था, बट मैंने इन राइटिंग बताया बट डिटेल नहीं बताया, बिकॉज डिटेल ऑलरेडी बता चुका था। ऐसे ही कोई मैंने मैनेजमेंट की कंप्लेंट आपको करी कि मैनेजमेंट सर मेरे काम पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं देता, देने में सिग्निफिकेंट डिले करता है, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, लेकिन वो चीजें अभी भी कंटिन्यू हैं और मुझे दोबारा से ये वाली बात अब आपको बतानी है। तो दोबारा से इतनी डिटेल बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने प्रीवियस कम्युनिकेशन का रेफरेंस देते हुए आप कह सकते हो कि सर मैंने आपको उस तारीख को कुछ मैटर बताए थे जहां पर मुझे मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, लेकिन मामला अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, प्लीज आप इस मैटर को एक बार फिर से देखिए। तो मैंने जो दूसरा कम्युनिकेशन किया है वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, और हो सकता है कि इस वाली बात को मैं इन राइटिंग भी ना बताऊं, इस वाली बात को मैं केवल उनको ऑरली कम्युनिकेट करके आ जाऊं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स एसए 260 में दिए हैं जिनकी वजह से आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो सकता है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन का इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि आपने ऑलरेडी जब एसए 210 के अंदर एंगेजमेंट लेटर के जरिए टर्म ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस की थी, वहां पे आपने फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बताया था, लेकिन जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपने तब बताया था और अब जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो उससे वेरी कर रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका ये वाला मोड ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है? इसके मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए एग्जाम में। सर लेकिन अब क्या 260 पर क्वेश्चन आने के चांस हैं? मैं फिर बोलूंगा बेटा, आज के टाइम पर एसए 260 पर क्वेश्चन आने के चांस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तीनों ही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आज तक यहां पर लगा भी नहीं है और ना ही मेरे अकॉर्डिंग यहां पर लगने के चांस हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सर फाइनल का लाइव बैच 20 से होगा या नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। साइज ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर स्पेशल पर्पस है क्या? साइज ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर स्पेशल पर्पस है क्या? चांदी जी मैं आपका डाउट समझा नहीं, चांदी जी मैं आपका जो पॉइंट है वो समझा नहीं कि साइज ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर स्पेशल पर्पस है क्या। सॉरी मैं आपकी बात यहां पर नहीं समझा, प्लीज अपने पॉइंट को ठीक तरीके से आप प्लीज रेस करिए। इसके बाद एसए 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस। हमें पता है कि ऑडिट जब मैं करने के लिए जाता हूं तो अल्टीमेटली माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। And for this purpose, that is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement, auditor has to examine financial information like transaction and event, account balances, and the presentation and disclosure.
but it is not practically possible for the auditor to examine each and every item of the financial statement in too much detail. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं हर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो एसर्शंस होती हैं, हर एक एसर्शन पे मैं बेटा इतना ज्यादा डिटेल में काम नहीं कर सकता। अगर मैं एसर्शन की बात करूं तो ट्रांजैक्शन और इवेंट की चेकिंग करते हुए आपको अकरेंस कवर करना होता है, कंप्लीटनेस कवर करना होता है, एक्यूरेसी कवर करना होता है, क्लासिफिकेशन कवर करना होता है, कट ऑफ कवर करना होता है। अगर मैं अकाउंट बैलेंसेस की बात करता हूं तो वहां पर आपको एग्जिस्टेंस को कवर करना होता है, कंप्लीटनेस कवर करना होता है, राइट एंड ऑब्लिगेशन कवर करना होता है, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन आपको कवर करना होता है। और अगर सर मैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करता हूं तो अकरेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन आपको कवर करना होता है, कंप्लीटनेस कवर करना होता है, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन आपको कवर करना होता है, एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंप्लीटनेस आपको कवर करनी होती है। ऑल दीज आर असर्शंस इन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ईच एंड एवरी आइटम की हर एक असर्शन को इतना ज्यादा आप डिटेल में चेक करें? नहीं, बिकॉज ऑडिट आपको जो कंप्लीट करनी होती है वो एक टाइमली मैनर में कंप्लीट करनी होती है। और इस पर्पस के लिए ऑडिटर एक काम कर लेता है, पहले वो इंटरनल कंट्रोल पे काम करता है, इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करता है, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करता है, ताकि इंटरनल कंट्रोल की स्टडी एंड इवेल्युएशन के बेसिस पर मैं ये डिटरमाइन कर सकूं कि मेरे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड क्या होने चाहिए फॉर माय ऑडिट प्रोसीजर। अगर मैं लिंक करूं तो SA 330 में आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। उसमें पहला पार्ट आता है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा पार्ट आता है आपका सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर आर माय मेन ऑडिट प्रोसीजर which are designed and performed by auditor to detect material misstatement at the assertion level। लेकिन असर्शन लेवल पे कितना काम करना चाहिए, बिकॉज हर एक असर्शन पर मैं इतना ज्यादा डिटेल में काम कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए बेसिकली पहले मैं एक बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके इंटरनल कंट्रोल पे काम कर लेता हूं, ये देखता हूं कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर डिग्री ऑफ कंट्रोल रिस्क क्या है, कि डिग्री ऑफ कंट्रोल रिस्क कम है या डिग्री ऑफ कंट्रोल रिस्क हाई है। अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होंगे तो डिग्री ऑफ कंट्रोल रिस्क कम है, अगर इंटरनल कंट्रोल आपके इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो डिग्री ऑफ कंट्रोल रिस्क हाई है, और आपको अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड क्या करना होगा उस केस में वो हाई करना पड़ जाएगा। तो अब बात यह है कि सर जब मैं इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करता हूं तो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करके मुझे इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिल जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? पहली बात कि अगर मैं ये कहता हूं कि इंटरनल कंट्रोल आपके प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, internal controls are not properly designed or designed internal control are not operating effectively, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट के प्रिवेंशन में, डिटेक्शन एंड करेक्शन में फेल हो जाते हैं, यानी इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहे। तो इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा कि हां ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है। और इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसी और वीकनेस आपको मिलती है, फिर मुझे इसका बाइफर्केशन करना है कि कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है और कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें SA 265 ये कहता है कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी या इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज का कॉम्बिनेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोस्त चार विद गवर्नेंस की मेरिट में, उनकी नॉलेज में होना चाहिए, तो ऐसी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहते हैं। इस पर बच्चा ना उल्टा याद करता है, और बच्चा क्या कहता है कि जो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट की जाती हैं, जो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट की जाती है, उसे हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहते हैं। जबकि क्या है इसका आंसर, कि जो डेफिशिएंसी मुझे लगता है कि दोस्त चार विद गवर्नेंस की नॉलेज में होनी चाहिए, ऐसी डेफिशिएंसी को मैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहता हूं। और जो मुझे लगता है कि दोस्त चार विद गवर्नेंस तक कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बन जाती है आपकी अदर डेफिशिएंसी। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हो और दोस्त चार विद गवर्नेंस को आप कम्युनिकेट करते हो। जबकि अदर डेफिशिएंसी अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट की नॉलेज में होनी चाहिए और अभी तक मैनेजमेंट की नॉलेज में ये वाली बातें नहीं हैं, तो ऐसी डेफिशिएंसी, अदर डेफिशिएंसी आप केवल मैनेजमेंट लेवल तक कम्युनिकेट कर देते हो। और जिस लेटर के जरिए इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट किया जाता है, दैट लेटर इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ वीकनेस। अगर मैं पूछूं आपसे कि लेटर ऑफ वीकनेस कौन डिजाइन करता है, कौन ड्राफ्ट करता है, आंसर इज ऑडिटर। वो किसको एड्रेस करता है? वो एड्रेस कर रहा होता है मैनेजमेंट को, दोस्त चार विद गवर्नेंस को।
लेटर ऑफ वीकनेस में बेसिकली वो क्या बातें बताता है, इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज मिली हैं उनका वो एक डिस्क्रिप्शन देता है, ये बताता है कि कैसे इनको फ्यूचर में हम ओवरकम कर सकते हैं, कि अगर ओवरकम नहीं करा इसके पोटेंशियल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सर ये कमियां हैं, अगर इन कमियों को दूर नहीं किया तो फ्यूचर में ऐसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज का एक शॉर्ट में दे देता हूं डिस्क्रिप्शन, किस नेचर की है, इनको अगर ओवरकम नहीं किया फ्यूचर में क्या क्या इसके पोटेंशियल इफेक्ट आ सकते हैं, और इनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं एक सजेशन भी मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन मेरे इस लेटर के जरिए मैनेजमेंट या दोस्त चार विद गवर्नेंस को कुछ कह सकते हो कि गलत फहमियां हो सकती हैं। वो ये सोच सकता है कि अच्छा ऑडिटर मुझे इंटरनल कंट्रोल की कमियां भी रिपोर्ट करता है, जबकि इंटरनल कंट्रोल की कमियां रिपोर्ट करना कहीं से मेरे ऑब्जेक्टिव में नहीं होता, लेकिन फिर भी एक भाईचारा निभाने के लिए ऐसे मुझसे कह रहा है कि आपने अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे काम किया था, इंटरनल कंट्रोल में कमियां मिली है तो एक बार आप कम्युनिकेट कर दो। लेकिन मेरे कम्युनिकेशन को वो समझ लेंगे कि मेरी ड्यूटी है, मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है, तो मैं उन्हें क्लियर कहूंगा सर देखिए इंटरनल कंट्रोल पर रिपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना कहीं से मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये वाली बात क्लियरली मैं लेटर में लिखूंगा ताकि कल को मैनेजमेंट को या दोस्त चार विद गवर्नेंस को किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। मैं क्लियर कहूंगा सर इंटरनल कंट्रोल पर भले ही मैंने रिपोर्टिंग करी है आपको, लेकिन इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना मेरा कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैंने तो केवल अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड को डिटरमाइन करने के पर्पस के लिए इंटरनल कंट्रोल पे काम किया था, और केवल वो ही कमियां आपको रिपोर्ट करी हैं जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जरिए मेरी नॉलेज में आई थी, और इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना कहीं से भी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये क्लियर कट बातें सारी आपके इस लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर बच्चे आनी चाहिए, ताकि मैनेजमेंट को या दोस्त चार विद गवर्नेंस को किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। सर SA 260 एंड 265 बोथ कम्युनिकेशन टू दोस्त चार विद गवर्नेंस नहीं बच्चे, SA 260 तो मैं कहूंगा कि एक कॉमन सा SA है जहां पर केवल दोस्त चार विद गवर्नेंस से कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई है। 260 का जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंप्रूव करना किस बात को, एक टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द दोस्त चार विद गवर्नेंस। और टू वे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के पर्पस के लिए बेसिकली 260 मुझे कुछ मैटर्स बताता है, और यह बताता है कि इस मैटर को कम्युनिकेट करने का आपका फ्रेमवर्क, आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो 260 ने कुछ मैटर्स मुझे बताए कि ये मैटर कम्युनिकेट करने हैं, और वो कम्युनिकेट करने का आपका तरीका कैसे होना चाहिए, ये बेसिक सी बातें 260 में करी है। जबकि 265 को मैं बोलूंगा एक स्पेसिफिक SA है, जो केवल जो किसकी बात कर रहा है कि ऑडिट करते हुए इंटरनल कंट्रोल में कुछ कमियां मिल जाती हैं, तो वो इंटरनल कंट्रोल की कमियां आप कम्युनिकेट कर दीजिए, किसको, मैनेजमेंट को और दोस्त चार विद गवर्नेंस को। 260 में तो बेटा बहुत सारे मैटर्स बताए गए हैं जो आपको कम्युनिकेट करने होते हैं, जबकि 265 में केवल इकलौता एक ही मैटर है, कौन सा, डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो आपको पता होना चाहिए इस SA के अंदर कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, उसके बाद कि किस तरह से ये कम्युनिकेशन करने की रिक्वायरमेंट आती है, जो कमी आपको लगती है कि दोस्त चार विद गवर्नेंस की नॉलेज में होनी चाहिए, उस कमी को मैं बोलता हूं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आप मैनेजमेंट को बताते हो और दोस्त चार विद गवर्नेंस को बताते हो, जबकि अदर डेफिशिएंसीज आपको दोस्त चार विद गवर्नेंस पर कम्युनिकेट नहीं करनी है, वो केवल मैनेजमेंट लेवल पर रहेगा। और अगर आपको पता है कि मैनेजमेंट को ऑलरेडी सपोज एंटिटी का इंटरनल ऑडिटर कम्युनिकेट कर चुका है, तो फिर अदर डेफिशिएंसीज आपको मैनेजमेंट को भी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर डेफिशिएंसी केवल और केवल मैनेजमेंट लेवल तक जाती हैं, वो भी कब, जब मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को बताना जरूरी है और उनकी नॉलेज में ऑलरेडी ये वाली बातें नहीं है। अगर मुझे मालूम चला कि इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी ऐसी डेफिशिएंसीज जो अदर डेफिशिएंसीज हैं मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर चुका है, तो उस केस में SA के अकॉर्डिंग मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है ऐसी अदर डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने के लिए। हेलो सर, वी आर मीटिंग ऑलमोस्ट आफ्टर 2 months। सर इंटर का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन में, बहुत डर लग रहा है। बेटा इंटर वाले बच्चे फाइनल के सेशन को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। आप 2 महीने बाद मिल रहे हो, नंबर है आपके पास मेरा, आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए मेरा हालचाल पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये सेशन केवल फाइनल वाले बच्चों के लिए है, और फाइनल वाले बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम थी एक मेरे से कि सर आप इंटर वाले बच्चों को तो टाइम बहुत अच्छा देते हो, लेकिन हमें टाइम आप बिल्कुल भी नहीं देते, तो ये टाइम केवल फाइनल वाले बच्चों के लिए।
सर SA 265 का क्वेश्चन टू नवंबर 20 एंड जनवरी 21 में आया है, इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। हाँ, इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने शायद इस वाली बुक के अंदर अभी अपडेट नहीं किया हुआ। लेकिन इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज के कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि देख लीजिए जो क्वेश्चन बच्चे आप कह रहे थे, मेंशन सम इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऐसे ही क्वेश्चन की बच्चे आप बात कर रहे हो ना। तो एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, मुझे कंट्रोल का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। एंटिटी के जो रिस्क असेसमेंट करने के प्रोसेस होते हैं वो ही एब्सेंट है। देखो इसमें ना कुछ रटने वाली बात नहीं है। इंटरनल कंट्रोल के अगर मैं पूछूं आपसे कितने कंपोनेंट होते हैं, क्या मुझे आप बता पाओगे? इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट होते हैं, क्या बच्चे मुझे आप बता पाओगे क्या? इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? SA 315 में आपने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा होगा, मैं ये उम्मीद करूंगा कि बेटा एक बार पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। केवल मैं यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको कोई SA समझाने के लिए नहीं आया। फिर भी मैंने 260 में 265 में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दिया, अदरवाइज मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस करने के पर्पस के लिए आपके साथ यहां पर लाइव आता हूं। तो जरा क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट होते हैं एज पर SA 315? देखते हैं कितने बच्चों को पता है इसका आंसर। इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट हैं? ज्योति कह रही है सर 4, डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन। आई थिंक इन्होंने अपना नाम कल विनीत बताया था बच्चे, आई थिंक आपने। तो ये कह रहे सर 5, देयर आर 5 कंपोनेंट। 5 कंपोनेंट IC रैम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऑफ द एंटिटी, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कंट्रोल एंड द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। देयर आर टोटल 5 कंपोनेंट। अगर इन पांचों कंपोनेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई दी तो ये एक आपके लिए इंडिकेटर है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या है, वो डेफिशिएंसीज हैं, वहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, पहला पॉइंट अगर आप देख लो तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम दिखाई दी आपको। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एक और कंपोनेंट की प्रॉब्लम यहां पर दिखाई दी। इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, यदि मैनेजमेंट रिस्क जब आइडेंटिफाई कर लेता है उसके ऊपर रेस्पॉन्स करता हुआ मुझे मैनेजमेंट दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तरफ तो मैनेजमेंट रिस्क आइडेंटिफाई करता ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल में कमी है, या आइडेंटिफाई तो कर लेता है बट उसके ऊपर रेस्पॉन्स नहीं करता। करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो प्रायर पीरियड की मिस स्टेटमेंट इस साल बेटा करेक्शन में आ रही हैं, तो गलतियां तो हुई है ना। अगर गलतियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंशन में फेल हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे गलतियां आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ रही हैं। मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, मैनेजमेंट बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन को ओवरसी नहीं कर रहा है, मतलब ठीक तरह से उनकी निगरानी के अंदर ये स्टेटमेंट तैयार नहीं किए जा रहे हैं। बेटा ऑल दीज आर इलस्ट्रेटिव, ऑल दीज आर इलस्ट्रेटिव। अगर आप इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट को ही लेकर 5 या 6 पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे, डेफिनेटली आप वहां पर अच्छा स्कोर कर जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिटर नोटिस्ड मटेरियल वीकनेस, वीकनेस का मतलब डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ही विशेस टू कम्युनिकेट द सेम टू मैनेजमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू एलुसिडेट the important points the auditor should keep in mind while drafting the letter of weakness in the internal control system। तो आपका लेटर ऑफ वीकनेस का कंटेंट क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन यहां पर कंटेंट के ऊपर था। What do you mean by deficiency in internal control? इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, या डिजाइन तो है लेकिन काम करने में इफेक्टिव नहीं है, यानी कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट के प्रिवेंशन में या उसके डिटेक्शन एंड करेक्शन में फेल हो रहे हैं, तो ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है। एक्सप्लेन वेरियस इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ऐसे ही क्वेश्चन को बच्चे बोल रहा था। तो देखिए क्या इंडिकेटर थे, ये है सम इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या है, वो डेफिशिएंसी है। कुछ अगर देखो मैं अपने एग्जांपल दूं, सिंपल सी बात है, मैंने इनका इन्वेंट्री लेजर मंगाया और देखा इन्वेंट्री लेजर पिछले 5-7 दिन से अपडेट ही नहीं है। तो मैंने कहा सर 5-7 दिन से आप कोई परचेज सेल नहीं कर रहे? बोले सर कर रहे हैं। मैं सर ये तो अपडेट ही नहीं है। बोले कर देंगे। मैंने सर ये तो परपेचुअल बेस पर अपडेट होना चाहिए था, इंडिकेटर है, कंट्रोल क्या है, वीक है। ऐसे ही कि जब इन्वेंट्री का इनवार्ड रजिस्टर होता है, जब परचेज आप करते हो, प्रोक्यूरमेंट करते हो और गुड्स आपकी प्रीमाइसेस में एंट्री कर रहे होते हैं,
उस टाइम पे इनवर्ड रजिस्टर के अंदर एंट्री होनी चाहिए थी, बट मैंने आज ऑब्जर्व किया कि आज गुड्स तो परचेज हुए थे बट इनवर्ड रजिस्टर के अंदर तो एंट्री नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल में कहीं ना कहीं क्या है, डेफिशिएंसीज हैं। तो आपने अगर ऑडिट की है प्रैक्टिकली क्लाइंट के यहां पर जाके, तो यहां पर आपको कुछ 4 या 5 पॉइंट के लिए मोहताज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, 15-20 पॉइंट इजीली आप इन इंडिकेटर्स के ऊपर लिख के आ सकते हो। हाँ, अगर आपने देखो प्रैक्टिकली कोई ऑडिट नहीं करी है और केवल बुकिश नॉलेज है, वो भी रटी हुई नॉलेज है, समझी हुई नहीं है, अगर कंसेप्ट भी क्लियर है तो भी बच्चा लिख के आ जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज है तो डेफिनेटली आप लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और कंसेप्ट आप क्लियर नहीं है, लकीर के फकीर हो, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम तो पक्का फेस होगी, प्रॉब्लम पक्का फेस होगी। चलिए SA 299, एक और ऐसा SA जो आपके लेवल का इतना नहीं है, इट इज फॉर ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक हमने 260 देखा और 265 देखा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, ABC and Company and DEF and Company chartered accountant firms were appointed as joint auditor of Good Health Care Limited for 2009-10. A special audit was conducted under section 233A of the Companies Act 1956. पहले कंपनीज एक्ट 1956 में 233 कैपिटल ए के रेफरेंस से स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर पास करने की पावर सीजी के पास दी हुई थी, बट न्यू कंपनी एक्ट के अंदर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई सेक्शन नहीं है, यानी न्यू कंपनी एक्ट के अंदर स्पेशल ऑडिट जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। चलिए तो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। एबीसी एंड कंपनी एंड डीईएफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वर अपॉइंटेड एज जॉइंट ऑडिटर ऑफ गुड हेल्थ केयर लिमिटेड फॉर 2009-10. A special audit was conducted under section 233 capital A of the Companies Act 1956 during March 2011 and observed gross understatement of revenue। यानी कि जब 9-10 की ऑडिट हुई थी, तो 9-10 की ऑडिट में तो ज्वाइंट ऑडिट हुई थी, उसके बाद कहीं आगे जाके जब स्पेशल ऑडिट हुई तो वहां पर यह देखा कि अंडरस्टेटमेंट है रेवेन्यू का, यानी कि जितना रेवेन्यू एंटिटी से बिलोंग करता था वो सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। द रेवेन्यू एस्पेक्ट्स वर लुक्ड आफ्टर बाय डीईएफ एंड कंपनी। और रेवेन्यू को चेक किसने किया था? रेवेन्यू को चेक डीईएफ एंड कंपनी ने करा था, बट देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द ज्वाइंट ऑडिटर्स। अब इस केस को डिस्कस करना है। यहां पर पहले आप SA 299 के रेफरेंस से बता के आएंगे कि ज्वाइंट ऑडिट के अंदर ज्वाइंट ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से मूव करती है। तो हमें पता है ज्वाइंट ऑडिट के अंदर कि पहले ज्वाइंट ऑडिटर म्यूचुअल डिस्कशन करके आपस में काम बांट लेते हैं, लेकिन सच डिवीजन ऑफ वर्क शैल बी इन राइटिंग, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द क्लाइंट। 3 पॉइंट बोलता है ऐसे 299। जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो इन राइटिंग होगा, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होगा और क्लाइंट को आपको कम्युनिकेट भी करना होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जब काम आप बांटते हो, ज्वाइंट ऑडिटर्स जब आप काम बांटते हो तो उसके बेस पर आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये काम मैं चेक करूंगा, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो कल को बेटा कोई गलती मिल जाती है किसी और के काम के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं आनी चाहिए ना। लेकिन इस वाली बात को आप प्रूफ कैसे करोगे कि उस टाइम पे सर मैंने ये चेक किया ही नहीं था? तो वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क आपका इन राइटिंग होना चाहिए, उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी कि एक कॉपी मेरे पास होगी, एक कॉपी हर एक ज्वाइंट ऑडिटर के पास होगी और एक कॉपी क्लाइंट को भी बताई जाएगी ये कहते हुए कि कौन सा ज्वाइंट ऑडिटर हम में से कौन सा एरिया को एग्जामिन कर रहा है। अगर यहां पर ये वर्क प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होता, इन राइटिंग होता और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होता, तो रेवेन्यू के अंडरस्टेटमेंट के लिए यहां पे डीईएफ एंड कंपनी पक्का रेस्पॉन्सिबल बन जाती, एबीसी एंड कंपनी पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि इस वाली बात को साबित कैसे किया जाए कि रेवेन्यू को डीईएफ एंड कंपनी चेक कर रही थी। डीईएफ एंड कंपनी तो कह देगी सर ये झूठ बोल रहा है, हम दोनों ही चेक कर रहे थे। अब वो कहेगा सर ये झूठ बोल रहा है, तो बेटा साबित कर दो। साबित कहां से करोगे? कुछ भी इन राइटिंग नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बताइए कुछ भी राइटिंग नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर यहां पर ये दोनों के दोनों ज्वाइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। बोथ दी ज्वाइंट ऑडिटर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल। अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाता, इन राइटिंग होता, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होता, एबीसी एंड कंपनी वहां पर रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। ईच ज्वाइंट ऑडिटर is rely on the work which is performed by another joint auditor।
there is no need to review the work which is performed by another joint auditor because every joint auditor is responsible only with respect to the work allocated to him. जो ज्वाइंट ऑडिटर जो काम कर रहा है, हमने काम बांट लिया, और कोई काम जो दूसरा ज्वाइंट ऑडिटर कर रहा है उसके काम में कुछ गलतियां हैं तो मैं वहां पर रेस्पॉन्सिबल नहीं बनूंगा. लेकिन कंडीशन बेटा इस वाली बात को प्रूफ कैसे करोगे कि मैं क्या चेक कर रहा था और दूसरा वाला क्या चेक कर रहा था? तो डिवीजन ऑफ वर्क शैल बी इन राइटिंग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेट करेंगे आप क्लाइंट को भी. क्वेश्चन नंबर 2. P Limited is a listed company and its business activities are divided into 3 regions. The company appointed PY and Company, KL and Company and MK and Company chartered accountants to conduct joint audit and report on the financial statement for the financial year 14-15. Explain the relationship among the joint auditors for the audit of financial statement. तो relationship की बात करनी है तो बेसिकली पहले हम बता देंगे कि joint auditor का मतलब क्या होता है. जब एक ऑडिट करने के लिए 2 या उससे ज्यादा ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ज्वाइंट ऑडिटर. फिर यह बता दी कि ज्वाइंट ऑडिटर काम कैसे डिवाइड करते हैं. म्यूचुअल डिस्कशन के जरिए आपस में काम बांट लेते हैं. क्लाइंट कभी डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करता. डिवीजन ऑफ वर्क शैल बी इन राइटिंग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेट करना होगा अपने क्लाइंट को. फिर ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल, यानी कि प्लान करना, परफॉर्म करना, एविडेंस निकालना, कंक्लूड करना केवल कौन से एरिया के लिए? जो मुझसे बिलोंग करता है. जो ज्वाइंट ऑडिटर, दूसरा ज्वाइंट ऑडिटर जो काम कर रहा होगा उसके काम को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज रिलाई ऑन द वर्क विच इज परफॉर्म बाय अनदर ज्वाइंट ऑडिटर, देयर इज नो नीड टू रिव्यू द वर्क. और फिर अल्टीमेटली बात करता है कि अगर रिपोर्टिंग को लेकर किसी पॉइंट पर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन निकल के आता है तो मेजॉरिटी प्रीवेल नहीं करती. जो डिसएग्रीड है वहां पर वो सेपरेट रिपोर्टिंग करके आ जाए. तो कुछ इस तरह के रिलेशनशिप के पॉइंट आपको इसके आंसर में लिख के आने थे. कहने को केस स्टडी बनाने का अटेम्प्ट किया गया लेकिन इसका जो आंसर होगा इस केस में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. SA 299 में को लेकर ज्वाइंट ऑडिटर में जो रिलेशनशिप होता है बस उसे आप वहां पे डिफाइन करके आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. योर फर्म इज वन ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर्स ऑफ FMP Limited. Under what circumstances joint auditor are jointly and severally liable for the work in relation to the audit of financial statement? Is there any restriction on joint auditor to communicate a dissenting note differing from a majority opinion of the other joint auditor in the audit report issued under section 143 of the Companies Act 2013? नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में 5 मार्क्स का लगा हुआ था. SA 299 में पहले यह बताया कि भाई ज्वाइंट ऑडिटर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से मूव करेगी. जैसे काम बढ़ गया काम के अकॉर्डिंग आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. बट कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर आपकी जिम्मेदारी ज्वाइंटली एंड सेवरली मूव करेगी. तो बात आते हैं वो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल बन जाते हैं. कोई वर्क अगर डिवाइड ही नहीं हुआ था, कोई वर्क अगर डिवाइड ही नहीं हुआ था और ज्वाइंटली ऑडिट किया गया था बाय ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर्स, जिम्मेदारी आपकी ज्वाइंटली एंड सेवरली बन जाएगी. कोई एरिया बेटा जिस पर ज्वाइंट ऑडिटर का अटेंशन एस्केप हो गया, यानी एक एरिया जहां पर तो आप ज्वाइंटली काम कर रहे थे, डिवाइड नहीं हुआ था, काम ज्वाइंटली कर रहे थे, काम हुआ था ज्वाइंटली हुआ था. एक एरिया जिस पर काम ही नहीं हुआ, क्यों? बटने से रह गया, किसी ने भी काम नहीं करा, ना तो इंडिविजुअली और ना ही ज्वाइंटली. उस पर भी जिम्मेदारी क्या बनेगी आपकी? ज्वाइंटली एंड सेवरली बनेगी. आपने आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करके कोई एक ज्वाइंट ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड किया होगा वो डिसाइड किया था. सपोज आप मैं 3-4 ज्वाइंट ऑडिटर्स हैं, हमने आपस में मीटिंग करी और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ये रहेगा. बट कल को क्या होता है कि वो NTE का जजमेंट गलत निकल के आया. हालांकि काम मैंने किया लेकिन जजमेंट वो अकेला मेरे का नहीं था, वो जजमेंट हम सारे ज्वाइंट ऑडिटर का था. तो अगर किसी एरिया पर मैंने कम काम किया और गलती कोई मुझसे बच गई तो ये नहीं कह सकते कि सर काम तो इन्होंने कम किया था तो ये लायबल होगा. बोले काम मैंने ही कम, भले ही कम किया हो लेकिन मेरे काम का NTE हम सबने आपस में मिलकर डिसाइड किया था. तो अगर सारे के सारे ज्वाइंट ऑडिटर मिलकर जजमेंट लेते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विच इज टू बी परफॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर, तो जिम्मेदारी केवल एक की नहीं होगी बेचारे की जो काम कर रहा होगा. यहां पर सारे के सारे ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल बन जाएंगे. या आपके और मेरे बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है कि किसी की भी नॉलेज में कोई मामला आएगा तो वो कुछ दूसरे को कम्युनिकेट करेगा.
तो अगर कोई मामला मेरी नॉलेज में आया है और मैंने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया है इस चीज को लेकर, आपके और मेरे बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट था, तो ऐसे मामलों को लेकर जिम्मेदारी हमेशा ज्वाइंटली एंड सेवरली मूव करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंप्लायंस ये देखना कि वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है या नहीं बना, ये काम कभी नहीं बढ़ता। ये सबकी जिम्मेदारी होगी चेक करने की कि भाई एंटिटी के जो स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ तैयार हुए हैं या नहीं हुए, और ऑडिट रिपोर्ट आपकी एज पर एसए बन जाए। ये जिम्मेदारी केवल किसी एक की नहीं होगी, ये हम सबकी होगी। सपोज कि हम सब ने ऑडिट कर दी, एक ओपिनियन कंक्लूड भी कर ली, यूनानिमस ओपिनियन है, सारे के सारे एक बात पर एग्री करते हैं, और वो है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और अब क्या होता है कि मैंने कहा यार मुझे तो एसए 700 की ड्राफ्टिंग नहीं आती, तो मैंने कहा यार तेरे को एसए 700 आता है ना? बोले हाँ मुझे अच्छी तरीके से आता है। बोले ड्राफ्ट तू तैयार कर लेना, साइन मैं रिपोर्ट पे कर दूंगा। तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी किसी और पर टाल दी, हालांकि ओपिनियन मेरी भी है अनमॉडिफाइड। तो अब अल्टीमेटली एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस तो की गई, लेकिन दिखाई दिया कि जो रिपोर्टिंग हुई है वो एज पर एसए 700 नहीं हुई। तो अब मैं ये कहते हुए नहीं बच सकता कि सर मुझे तो एसए 700 पहले से ही नहीं आता था, इसलिए तो मैंने इसको कहा था कि तू रिपोर्ट बना दे। तो ये ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी सर इसकी थी, केवल यही रेस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सबके सारे के सारे ज्वाइंट ऑडिट जिम्मेदार होंगे इस वाली बात के लिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट बन रही है वो इन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हो, एज पर द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। स्टेटमेंट बनाते हुए एफआरएफ की कंप्लायंस हो, इसकी जिम्मेदारी को एंश्योर करना, इसको एग्जामिन करना केवल किसी एक की नहीं होगी, वो सबकी होगी। एरिया जिस पर आप ज्वाइंटली काम करते हो, जो एरिया बेटा किसी पे ने काम करा ही नहीं है, सब लायबल होंगे। किसी एक ज्वाइंट ऑडिटर का एनटीई क्या होगा, इस बात को लेकर अगर कॉमनली जजमेंट दिए गए थे, जिम्मेदारी एक की नहीं होगी, वहां पर जिम्मेदारी सबकी होगी। कोई एक ऐसा मैटर जो एक ज्वाइंट ऑडिटर दूसरों को कम्युनिकेट करता है, जहां पर इनके बीच में प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ था इस वाली बात को लेकर, जिम्मेदारी एक की नहीं होगी, जिम्मेदारी आप सभी की होगी, आप सभी की होगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। थोड़ा फास्ट हूं बेटा देखो, लेकिन क्या करें मजबूरी है, पूरे एसए को मुझे जितने क्वेश्चंस थे कवर करने हैं, और ये मैं मानते हुए कर रहा हूं कि ऑलरेडी आप ये एक बार पढ़ चुके होंगे। ये केवल आप रिवीजन भी नहीं करवा रहा, मैं सीधे यहां पर क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। डाइस लिमिटेड अपॉइंटेड 2 CA firms M&N Associates and PQR and Company as joint auditor for conducting audit for the year ended 31st of March 2019. In the course of audit, it has been observed that there is a major understatement in the valuation of inventory. The inventory valuation work was looked by M&N Associates, but there was no documentation for the division of work between the joint auditor. Comment on the above situation with regard to the responsibilities among the joint auditor. May 19 न्यू सिलेबस 5 मार्क्स का पूछा गया था। अल्टीमेटली बता दीजिए कि क्या काम का जो डिवीजन हुआ है, क्या उसको लेकर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती? बिल्कुल बढ़ जाती है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। डिवीजन ऑफ वर्क शैल बी इन राइटिंग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड क्लाइंट को कम्युनिकेट करना था, बट प्रॉब्लम तो ये है कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो क्या होगा, सारे के सारे ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल बन जाएंगे। इन द इंस्टेंट केस डाइस लिमिटेड अपॉइंटेड 2 CA firms M&N Associates and PQ and Company as joint auditor for conducting audit. As observed during the course of audit that there is a major understatement in the valuation of inventory. The inventory valuation work was looked after by M&N Associates. In the view of SA 299, MLN Associates will be held responsible for the same, as inventory valuation work was not looked after by M&N Associates only. Further, there is violation as the division of work has not been documented. तो joint auditors इस जगह पर jointly and severally liable बन जाएंगे, बिकॉज यहां पर SA 299 का वायलेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सेम केस स्टडी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, वैसी केस स्टडी हमें दोबारा से केवल एरिया का नाम बदल के दोबारा से देखने को मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5, NM and Company LLP and ABC and Associates LLP, दो CA फर्म है, LLP हैं, are the joint statutory auditor of BHS Limited. BHS Limited is a listed company and has been in existence for the last 50 years. Since beginning, this company was audited by Messrs. MQS and Associates,
but due to audit rotation, company had to bring in new auditors. Considering the size of company, 2 auditors were appointed as joint auditor. तो रोटेशन हुआ, लिस्टेड कंपनी में हमें पता है रोटेशन मैंडेटरी होता है, एक टाइम के बाद आपको अपना ऑडिटर रोटेट करना होता है, पहले एक था, जब वो रोटेट हुआ तो 2 आ गए. Since the company is new to these auditors and the concept of joint auditor to whom audit work has been divided, company had a discussion and understood that each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him advised. तो इसके आंसर में केवल 299 की बेसिक सी बातें आएंगी, क्योंकि कंपनी को बस अल्टीमेटली एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ज्वाइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या निकल कर आती है. एक बार इसका आंसर रीड कर लेते हैं. SA 299 lays down the principles for effective conduct of joint audit to achieve the overall objective of the auditors as lays down under SA 200. SA 299 requires the joint auditor to issue common audit report. अगर भाई सारे के सारे एक ही बात पर एग्री हैं, यूनानिमस ओपिनियन है, चाहे वो मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है, एक सिंगल रिपोर्ट जाती है. लेकिन अगर कोई ज्वाइंट ऑडिटर किसी बात पर दूसरों से डिसएग्री कर जाता है तो मेजॉरिटी प्रीवेल नहीं करती, जो डिसएग्रीड है वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे देता है. बट इस सिचुएशन में अब क्या हो रहा है कि 2 रिपोर्ट जा रही हैं, एक सपोज अनमॉडिफाइड है, दूसरी मॉडिफाइड है, तो एक दूसरे की रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्टिंग के क्रॉस रेफरेंस आते हैं. SA 706 को फॉलो करते हुए अदर मैटर पैराग्राफ दोनों ही ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे, जहां पर यह बता दिया जाता है कि इन्हीं सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर ने एक डिफरेंट ओपिनियन को एक्सप्रेस किया है. A joint auditor is not bound by the views of the majority of joint auditors regarding the opinion or matters to be covered in the audit report and shall express opinion formed by the said joint auditor in separate audit report in case of any disagreement. In case of separate report, the audit report issued by joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued by the other joint auditor. Such reference shall be made under the heading other matter paragraph as per SA 706. Now review of work by other joint auditor, क्या किसी के काम को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं. Each joint auditor is rely on the work which is performed by another joint auditor. There is no need to review the work. So each joint auditor is entitled to assume that other joint auditor has carried out their part of audit work and the work has actually been performed in accordance with SA. आप ऐसी एक assumption ले सकते हो कि सामने वाले ऑडिटर ने अपना काम बिल्कुल एज पर SA परफॉर्म किया है. It is not necessary for the joint auditor to review the work performed by other joint auditor or perform any test in order to ascertain whether work has actually been performed in such a manner. आपको उसके काम को रिव्यू करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप बिल्कुल एज्यूम कर लो सामने वाले ने जो काम किया हुआ है वो बिल्कुल एज पर ऐसे किया हुआ है. सर क्यों? बिकॉज बेटा मैं उसके काम के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होता. तो ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट द अदर ज्वाइंट ऑडिटर have brought to the said joint auditor notice and departure from the applicable FRF or significant observation that are relevant to their responsibilities notice in the course of audit. मतलब कि अगर अपने एरिया पर काम करते हुए मुझे कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो मुझे लगता है कि सामने वाले ऑडिटर के लिए रेलिवेंट हो सकती है तो मैं उसको बताऊंगा. तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि सामने वाले को कुछ भी जो ऐसी बात मिली हो जो मेरे लिए रेलिवेंट है तो सामने वाले ने मुझे बताया है. एंड बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट द ज्वाइंट ऑडिटर एंड डिस्कस, एक कोई वर्ड रहेगा, ज्वाइंट ऑडिटर डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर रेस्पेक्टिव कंक्लूजन दैट वुड फॉर्म द कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. बिकॉज हम सब ज्वाइंट ऑडिटर ने अलग अलग काम किया, हमने अलग अलग बेटा क्या करा है, कंक्लूड करा है. तो मेरे कंक्लूजन्स क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा, आपके कंक्लूजन्स क्या हैं आप मुझे बताएंगे. तो मेरे पास अपने थे कंक्लूजन, आपने अपने मुझे बताया कंक्लूजन, इनके बेस पर मैं देखूंगा अब क्या ओपिनियन निकल के आती है. ऐसे ही आपके पास अपने थे कंक्लूजन और आपको मैंने बताया अपने कंक्लूजन, अब आप देखेंगे क्या ओपिनियन निकल के आती है. अगर आपकी और मेरी ओपिनियन मैच कर जाती है कि मैं कहता हूं अनमॉडिफाइड और आप भी कहते हैं अनमॉडिफाइड, तो यह कहलाएगी एक यूनानिमस ओपिनियन. या मैं कहता हूं मॉडिफाइड और आप भी कहते हैं मॉडिफाइड, तो यह भी क्या होगी, एक यूनानिमस ओपिनियन, क्योंकि हमारी एक कॉमन रिपोर्ट जा रही है, कॉमन ओपिनियन निकल के आ रही है. तो उस केस में केवल एक रिपोर्ट चली जाएगी. लेकिन अगर हम में से कोई भी एक दूसरे से डिसएग्री हुआ
तो कोई मेजॉरिटी प्रीवेल नहीं करेगी। सपोज 3 थे, 2 कुछ कहते हैं, एक कोई कुछ कहता है, तो मेजॉरिटी वहां पर प्रीवेल नहीं करेगी और जो डिसएग्रीड है वो सेपरेट रिपोर्टिंग कर दे। लेकिन उस केस में यूजर्स को पता होना चाहिए कि सेम स्टेटमेंट के ऊपर 2 ओपिनियन आई है। तो जब मैं अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं अपनी रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन एज पर SA 706 अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक अदर मैटर पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर दूंगा, जहां पर यह बताऊंगा कि सेम सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर ने एक डिफरेंट ओपिनियन, जो भी रही है मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, वो एक्सप्रेस करी है। और सेम मैनर में आप भी अपनी रिपोर्ट के अंदर SA 706 फॉलो करते हुए अदर मैटर पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पर यह बताएंगे कि सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ये वाली ओपिनियन को एक्सप्रेस किया हुआ है। तो इस तरह से ये बेसिक सी बातें क्लाइंट के लिए नॉलेज में होनी चाहिए कि हां, ज्वाइंट ऑडिट का कंसेप्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, Excellent Bank Limited is a public limited company. The said bank has various branches all over India. बहुत सारी branches हैं। Bank appoints 3 joint auditors for the financial year ending 31st of March 19. All 3 joint auditors divide the work with mutual consent. Verification of consolidation, however, remain undivided. यानी कि यहां पर काम jointly होगा। All branches and zones were divided amongst the 3 joint auditors. During audit of the zone, CAZ, one of the joint auditor, expressed a concern about internal control in one of the large corporate branch situated in his zone. The irregularity was not reported in the final accounts as the other 2 joint auditors were not in favor of reporting, and the decision of not reporting the same was taken on the basis of majority. Subsequently, fraud was detected in the said branch, which was audited by CAZ. The bank seeks your advice about the responsibility of 3 joint auditor in the above situation. क्वेश्चन बेटा क्लियर है? क्या मुझे आप बता सकते हो, क्या मुझे आप यहां बता सकते हो कि इस सिचुएशन में केवल CAZ लायबल होगा या तीनों के तीनों ज्वाइंट ऑडिटर लायबल होंगे? CAZ अपने एरिया पर काम कर रहा था, अपने एरिया पे काम करते हुए उसे कुछ सीरियस इरेगुलरिटी मिल जाती है, उसने दूसरों को भी बताई, लेकिन दूसरों ने कहा कि नहीं, ये इतना रेलिवेंट नहीं है, छोड़ो इस वाली बात को, छोड़ो, और मेजॉरिटी प्रीवेल कर गई, यानी कि ये जेड ने भी रिपोर्ट नहीं करा और ना ही इस वाली बात को बाकी बचे ज्वाइंट ऑडिटर किसी ने भी रिपोर्ट करा, और उस जगह बाद में फ्रॉड निकल के आ गया। क्या इस जगह पर केवल अकेले CAZ लायबल होगा या सारे के सारे लायबल होंगे? यहां पर बेटा सारे के सारे लायबल बन जाएंगे। मैं केवल कंक्लूजन रीड कर रहा हूं। all the 3 joint auditor will be held responsible for the fraud detection in the branch audited by CAZ as per SA 299। सर इसका पूरा आंसर तो प्लीज एक बार दिखा देते, टाइम की बेटा कमी है और आपको अटेम्प्ट भी दिखाई दे रहा है। नवंबर 19 में ओल्ड सिलेबस में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो वहां पर स्टैंडर्ड्स पे सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, आंसर आप वहां पर भी देख सकते हो। नहीं है तो ICAI का सजेस्टेड आंसर जिंदाबाद, डाउनलोड करिए और प्लीज आंसर को कंप्लीटली एक बार रीड करिए। अगर आपने मुझसे क्लास ली है, मेरा मटेरियल आपके पास है, तो इसका आंसर ऑलरेडी आपके पास होगा। मेजॉरिटी नहीं देखनी, बिल्कुल मेजॉरिटी यहां पर नहीं देखनी, तीनों बिल्कुल यहां पर रेस्पॉन्सिबल होंगे और रेस्पॉन्सिबल, सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा खत्म हो गया, वाह पता ही नहीं चला। चलिए तो बेटा आज का सेशन एंड करते हैं, कल जब हम मिलेंगे एक बार देख लेते हैं SA 300 पर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 300 को एक बार देख लेता हूं, 1 2 3 4 5, कल 300 और 315 शायद पूरा ना हो पाए। 315 पर मैं आपको पहले एक ओवरव्यू भी दूंगा। तो कल मिलते हैं बेटा लाइव .7 PM, जहां पर SA 300 और 315 ये 2 स्टैंडर्ड्स हम कवर करेंगे। शायद 315 हम पूरा कवर ना कर पाए, लेकिन जितना भी होगा 300 तो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, और जितना भी होगा 315 हम कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में 315 का बचा हुआ पार्ट और ऐसे 330 को हम कवर कर लेंगे। तो कोई भी डाउट है, मैंने एक नंबर ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ था, फिर शेयर कर रहा हूं 8178701058। किसी भी बच्चे को, चाहे आपने मुझसे क्लास ली हो या ना ली हो, कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर कि किसी पेपर किसी भी टॉपिक को कैसे मुझे तैयार करना है, पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए,
या किसी टॉपिक में डाउट निकल के आ रहा है, तो बेटा कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल करने के लिए अगर बात है तो रात को 9 या 10 बजे के बाद कॉल करोगे तो वो काफी अच्छा रहेगा, मैं कॉल पक्का पिक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कॉल नहीं करना चाहते, केवल व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, 24 घंटे के अंदर मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं देख रही थी, ज्योति जी का मैसेज है, थैंक यू सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा कि आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय आपने मेरे साथ यहां पर शेयर किया है। प्लीज तैयारी आप जोर शोर के साथ करते रहिए। ऑडिट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।